बॉम्बे जैसे बड़े शहर में हिंदुस्तान के हर कोने से, हर स्टेट से लोग आते हैं हेल्प के लिए, मदद के लिए या अपने इलाज के लिए। जब वो इलाज के लिए बॉम्बे में आते हैं तो कैंसर जब अगर किसी को डिटेक्ट हो गया तो वो अकेला तो आता नहीं है, उसके साथ में उसके फैमिली के और 2 लोग आते हैं। जब वो बॉम्बे आते हैं इलाज के लिए तो हम उनको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करते हैं। हम हमारे ट्रस्ट से ना सिर्फ उनको पैसों से ही मदद नहीं करते बल्कि उनको मेडिसिन्स के लिए करते हैं, उनको रेडियोथेरेपी के लिए करते हैं, उनको केमोथेरेपी के लिए करते हैं, सभी चीज़ के लिए हम उनको मदद करते हैं। नमस्कार, आदाब। इंसान जब दुनिया में आता है तो कहीं ना कहीं उसके साथ में कई रिश्ते तो जुड़ते हैं, मगर साथ में डर का भी एक रिश्ता जुड़ता है। डर से कभी माता पिता के मारने का डर, कभी समाज में सताए जाने का डर, कभी बीमारी का डर, और अगर कोविड का नाम आए तो ये भी एक बड़ा डर। और उससे ख़तरनाक डर क्या होता है, अगर किसी से कह दिया जाए या किसी को बीमारी हो जाए और उसे ये पता चल जाए कि कैंसर की बीमारी है, तो ये इस ज़मीन का सबसे बड़ा डर है। क्योंकि जब कैंसर होता है तो जिसको होता है जब वो जान जाता है तो आधी मौत उसकी हो जाती है। उसके बावजूद इस दुनिया में ऐसे ना जाने कितने लोग हैं, कितनी सोसाइटीज़ हैं जो उनकी मदद के लिए काम करते हैं। आज मुंबई शहर के बाइकल्ला क्षेत्र में हमने, मेरे ठीक पीछे ये देखिए, कैंसर एड एंड रिसर्च फाउंडेशन की पूरी टीम यहाँ कार्यरत है। और हमने आज बात की शम्सी ज़हीर मुल्ला, इनसे हमने बात की जो इस फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, साथ ही सविता नाथानी जो CEO हैं इस सोसाइटी के, इस फाउंडेशन के। बड़ी बात यह है कि फाउंडेशन का पूरा काम कैंसर पीड़ित लोगों की मदद करना है और हर तरह से उन्हें मदद पहुंचानी भी है। तो ये काम कैसे होता है, कितनी मुश्किल होती है, जो लोग समाज का काम करते हैं उन्हें अच्छी तरह से पता है। आज हमारे सहयोगी मौलाना असद कासमी ने इन दोनों जिम्मेदारों से बात की मुंबई बाइकल्ला में। इस वक्त हम मुंबई में कॉल्फ के ऑफिस में मौजूद हैं। हमें मिलकर खुशी हो रही है यहाँ के चेयरमैन साहब से, CEO मैडम से, जो इस सिलसिले में न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे मुल्क से आने वाले कैंसर से मुतासर मरीज़ों की हेल्प मदद हर तरह से करने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। आज इंडिया लेवल पर ये जाने जाते हैं। इस बात से भी मुझे बेहद खुशी है कि ये चेयरमैन शम्सी मुल्ला साहब का ताल्लुक़ भिवंडी जैसे कमज़ोर शहर से है, लेकिन काम आपका बहुत बड़ा मजबूत है और आप ही के ज़रिए से जो बातें हम तक पहुँचती रहती हैं, मालूमात मिलती है कि आपके जो CEO मैडम हैं इनका बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा योगदान, बल्कि आपके इस पूरे प्रोग्राम के लिए डायनेमिक पर्सनालिटी रखती हैं। मैं मुबारकबाद दूंगा अपनी टीम की जानिब से, अपने कैमरामैन की जानिब से। बिलाल सर जो हमारे भिवंडी के बहुत ही एक्टिव सोशल और हेल्थ के बारे में हमेशा फ़िक्रमंद रहते हैं, आपकी जानिब से। मैं ख़ुद हेल्थ से भी रिलेटेड इस फील्ड में काम करता हूँ और सहारा न्यूज़ से भी मेरा ताल्लुक़ है। आज इस मुलाकात के दौरान हम इस कैंसर एड एंड रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन और CEO मैडम से मुलाकात करते हुए इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर इतना बड़ा काम किस तरीके से आप अंजाम दे पाते हैं और कब से इसकी बुनियाद पड़ी है। तो सबसे पहले सर, चूँकि आप इस फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि कार्फ की बुनियाद कब और कैसे पड़ी। कैंसर एड एंड रिसर्च फाउंडेशन की बुनियाद काफ सन 2001 में लेट प्रोफेसर A काजी, हमारी पुप्पी प्रिंसिपल मिसेस बशीरा A काजी और उनके लड़के डॉक्टर प्रोफेसर रेहान A काजी ने रखी। अभी मैं आपको बताता चलूँ कि जब डॉक्टर रेहान A काजी उस वक्त कई बड़े बॉम्बे के कई बड़े हॉस्पिटल्स, लीडिंग हॉस्पिटल्स में विज़िट करते थे एज बीइंग ए कैंसर सर्जन। और जब उनके पास कैंसर के पेशेंट्स आते थे इलाज के लिए तो उनके पास इलाज के लिए पैसा नहीं होता था। कई ऐसे पेशेंट्स होते थे जो अपना इलाज अधूरा छोड़ के चले जाते थे
और फिर कई ऐसे पेशेंट्स होते थे जिनको कैंसर डायग्नोस करने के बाद वो एक सोच में पड़े आते थे कि हम इतना महंगा इलाज कैसे करें। फिर जब उन्होंने इसका जिक्र अपने घर पे अपने पेरेंट्स से किया तो उन्होंने ये एक सोच रखी कि क्यों ना हम अपना एक ऐसा ट्रस्ट बनाए, फाउंडेशन बनाए, जिसके चलते हम गरीब और ज़रूरतमंद कैंसर के पेशेंट्स को पैसों से मदद कर सके ताकि वो अपना मुकम्मल तौर पे इलाज कर सके। फिर इसी तरह से इस सोच को आगे बढ़ाते हुए इस फाउंडेशन को वजूद में लाया गया और इस फाउंडेशन का इस्टेब्लिश किया गया। मैं आपको बताता चलूँ कि सन 2001 से लेके 2014 तक के इस फाउंडेशन की भागदौड़ हमारे पप्पा लेट प्रोफेसर ए काजी ने संभाली। फिर उसके बाद इस फाउंडेशन की भागदौड़ उनके डेथ के बाद डॉक्टर रेहान ए काजी पे आ गई। डॉक्टर रेहान ए काजी अपनी मसरूफ़त की वजह से और फिर उनको आगे और उनके एजुकेशन या उनको और आगे प्रैक्टिस के लिए जब वो यूके गए तो उन्होंने इस फाउंडेशन की भागदौड़ मुझे संभाला। अब इतना बड़ा जिम्मेदारी का काम जब उन्होंने मेरे कंधों पे दिया, आज पिछले 5 साल से मैं इस फाउंडेशन की भागदौड़ संभाल रहा हूँ और मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के हमारी ऑफिस की CEO सविता नाथानी हर वक्त हमारे साथ रहती है और इसे हम लोग साथ में मिल के इस फाउंडेशन को आगे लेके चलने की कोशिश है और उम्मीद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गरीब और ज़रूरतमंद कैंसर के पेशेंट्स की हेल्प कर सकें। आपका मिशन इस वक्त आपके काफ का क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया, कैंसर एड का मिशन यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गरीब और ज़रूरतमंद कैंसर के पेशेंट्स की हेल्प कर सकें। कैंसर जब किसी को डिटेक्ट हो जाता है तो वो आधा तो वहीं पे वो उसकी मतलब आधी जान निकल जाती है कि अब मैं इतना महंगा खर्चा इतना कैसा कर पाऊँगा। तो उसके लिए क्या होता है, बॉम्बे जैसे बड़े शहर में हिंदुस्तान के हर कोने से, हर स्टेट से लोग आते हैं हेल्प के लिए, मदद के लिए या अपने इलाज के लिए। जब वो इलाज के लिए बॉम्बे में आते हैं तो कैंसर जब अगर किसी को डिटेक्ट हो गया तो वो अकेला तो आता नहीं है, उसके साथ में उसके फैमिली के और 2 लोग आते हैं। जब वो बॉम्बे आते हैं इलाज के लिए तो हम उनको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करते हैं। हम हमारे ट्रस्ट से ना सिर्फ उनको पैसों से ही मदद नहीं करते बल्कि उनको मेडिसिन्स के लिए करते हैं, उनको रेडियोथेरेपी के लिए करते हैं, उनको केमोथेरेपी के लिए करते हैं, सभी चीज़ के लिए हम उनको मदद करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, जब वो दूसरे स्टेट से बॉम्बे जैसे महंगे शहर में आते हैं इलाज के लिए तो उनके साथ और भी 2 लोग रहते हैं, उनको हम अकोमोडेशन के लिए भी सुविधा प्राप्त करते हैं, सुविधा देते हैं। और फिर जब वो जहाँ रहते हैं वहाँ से लेके हॉस्पिटल तक के जाने आने के लिए हमारी अपनी एक एम्बुलेंस सेवा है, हमारी अपनी एम्बुलेंस है जिसमें वो हम हॉस्पिटल में जाना, विज़िट करना अपने ट्रीटमेंट के लिए, वो सब हमारी अपनी एम्बुलेंस से करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब पेशेंट का पूरा ट्रीटमेंट हो जाए और वो सेहतमंद और तंदुरुस्तमंद हो जाए तो उसके और उसके साथ आए हुए लोगों को गांव लौट जाने के लिए हम उनको रेलवे का भी टिकट देते ताकि वो अच्छे से अपने गांव पहुंच सके। मैडम, CEO मैडम, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप तो बड़े गहराई से, बड़े करीब से इस फाउंडेशन में CEO मैडम, आपका तो बहुत बड़ा रोल रहा है और है एक्सेप्टेड है कैंसर की बीमारी के ताल्लुक से, क्योंकि आमतौर से छोटी छोटी बीमारियां जो होती रहती हैं उसके छोटे डॉक्टरों से इलाज भी हो जाते हैं, हर घर में होती रहती हैं। लेकिन कैंसर अगर किसी ख़ानदान में, फैमिली में या एक गांव में एक फ़र्द को हो गया, एक सोसाइटी में एक फ़र्द को हो गया तो उसको बहुत हाईलाइट और बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स, बहुत बड़ा मसला समझा जाता है। तो क्या ये समझना और कैसे होती है कैंसर की बीमारी, उसके रीज़न क्या हो सकते हैं, उससे बचने के असबाब क्या हो सकते हैं, और हो जाए तो उसको किस तरह से रोका जाए या उसका इलाज किस तरह से मुमकिन हो पाएगा, इस सिलसिले में मैं आपसे गुजारिश करूँगा थोड़ी सी रहनुमाई आप बताएँ। जी ज़रूर। कैंसर तो आपने ये बिल्कुल सही कहा कि कैंसर ये वर्ड सुन के ही सब लोग बिल्कुल डर जाते हैं कि अब ये क्योर कैसे होगा, ये अब ठीक कैसे होगा, ये कैसे होगा, कैसे करना है। तो सबसे पहले बेसिकली तो मैं एक आपको अगर बताऊं कि कैंसर क्या है। कैंसर जो है ये अनकंडीशनली मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल जो होता है, जो हमारी बॉडी में जो सेल होते हैं वो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है, उनका जो ग्रोथ होता है वो हमारे बॉडी के कंट्रोल से बाहर होता है, तब उसे कैंसर कहते हैं। अब ये कैंसर जो है ये 2 तरीके, मतलब जो है 2 तरीके से होते हैं, लाइक इट्स जेनेटिक अल्सो एंड एक्वायर्ड अल्सो। जेनेटिक तो जेनेटिक है, वो होता है, बट एक्वायर्ड जो है ये किस पे डिपेंड होता है, तो लाइफस्टाइल पे।
हमारी लाइफस्टाइल, हमारी जीवन शैली, ज़िंदगी गुजारने का तरीका क्या है, हम कैसे गुजार रहे हैं, कितना ध्यान दे रहे हैं खुद पे, लाइक हम कितनी एक्सरसाइजेस कर रहे यस हैं, हमारी लाइफस्टाइल यानी हम क्या खा रहे हैं, कितना जंक फूड खा रहे हैं, कितनी हेल्दी चीज़ें खा रहे हैं, तो उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये लाइफस्टाइल पे ध्यान दिया तो बिल्कुल जो एक्वायर्ड से जो कैंसर होता है वो नहीं होगा। अब इसके बचने के भी तरीके हैं, उसके लिए हम काफ़ी अवेयरनेस भी करते हैं, वो मैं आपको बताऊँगी। तो अगर हम रेगुलरली चेकअप कराएं तो जो कैंसर है ये अगर अर्ली स्टेज पे डायग्नोज हो जाए तो बिल्कुल उसकी जो सर्वाइवल के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए मैं यही कहूँगी कि हमने रेगुलरली चेकअप करना चाहिए, मेडिकल कैंप्स होते रहते हैं उसमें हिस्सा लेते रहना चाहिए, एक्सरसाइजेस करते रहने चाहिए, इससे हम मेडिकली फिट रह सकते हैं। बहुत अच्छी बातें बताई मैडम आपने। जी ये जो नॉलेज है, आपका जो मिशन है, जो पहचान या बचने के तरीके या कैसे होता है, ये बातें आपके नॉलेज पब्लिक तक, आम लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए हमारा क्या कर सकते हैं, या आपके फाउंडेशन की तरफ से क्या बिल्कुल, एक्टिविटीज़ की जा रही हैं? हमारा तो मेन मोटिव ही ये है, जैसे बताया अभी चेयरमैन जी ने कि हमारा जो मिशन है, जो हम हेल्प करते हैं, पर ये हेल्प करने से पहले अगर हम अवेयरनेस करें, लोगों में जागरूकता फैलाएं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इसके लिए हम काफ़ी कोशिशें करते हैं। जी मेन तो जो आज की युवा शक्ति है उन तक पहुंचने के लिए हम स्कूल और कॉलेजेस में जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म होती है कैंसर की वो दिखाते हैं, ओके स्क्रीनिंग करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हम काफ़ी जो हमारे प्रीमाइसेस होते हैं वहाँ पे डॉक्टर्स के इंफॉर्मेटिव टॉक रखते हैं, लेक्चर्स रखते हैं, जहाँ जी हाँ वहाँ पे वेल नोन डॉक्टर्स होते हैं, डिग्निटरीज होते हैं, उनसे हमारे जो मरीज़ हैं, मरीज़ ही नहीं आम जनता भी उसमें हिस्सा लेती हैं, आती हैं, सुनती हैं, बहुत सारे सवाल करती हैं, तो वो एक फ़ायदा उनको मिलता है। अभी हमने हाल ही में एक और एक्टिविटी की थी इसी अवेयरनेस के लिए, जो स्लम एरियाज़ होती हैं ना, जी स्लम एरियाज़ में लोगों को पता ही नहीं है कि कैंसर क्या है। झोपड़पट्टियों में जी हाँ, स्लम ये कैंसर क्या है, कैसे होता है, या कैंसर के लिए हमारी जैसी संस्था है जो उन्हें हेल्प करती हैं, उन्हें वो पता ही नहीं है तो हमारे तक पहुँचेंगे भी कैसे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा एक एक्टिविटी है मिशन सहाय, उस मिशन सहाय में हम उन तक पहुँचते हैं, हमारी एम्बुलेंस होती है, हमारी एक आपकी टीम है डॉक्टरों की जो उन तक पहुँचती है, और जो मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है वो उनके डोर स्टेप पे उनको देती है। जी हाँ, और उन्हें समझाती हैं, सिखाती हैं कैसे करना है, क्या करना है, मेडिकल चेकअप के कैंप्स जो है वो हम वहाँ करते हैं, इस तरीके से अवेयरनेस करते हैं। बहुत बड़ा काम है। जी मतलब कैंसर हो जाने के बाद उनके इलाज पर ध्यान दिया जा रहा हो, सिर्फ ऐसा ही नहीं बल्कि होने से पहले पहले उसको कैसे रोका जा सकता है, या क्या असबाब हैं जिनसे कैंसर होती है और उसको कैसे रोका जाए, इस पर भी आपका काम हो रहा है। जी आपके फाउंडेशन इसके लिए घर घर पहुंचकर अवेयरनेस और बेदारी का काम कर रही है, बहुत बड़ी बात है। इसके लिए स्पेशल थैंक्स मैडम आपको, सर आपको। और इसके बाद मैडम एक अहम सवाल ये होता है कि अभी पूरी दुनिया में एक तरह का सन्नाटा और एक जमूद और एक ठहराव आ गया था कोविड-19 को लेकर जी के। हाँ जी हाँ जी हाँ। बहुत सारे प्रॉब्लम्स सामने आए लोगों के, और आपके फाउंडेशन को भी महसूस हुआ होगा शायद, लोगों से इमदाद जो मिलती है, फंडिंग की बहुत प्रॉब्लम हुई होगी। और जब आपको फंडिंग नहीं आई तो जो पेशेंट आपके मदद के मुंतज़िर रहे होंगे, शायद उनको भी ये प्रॉब्लम्स आई होंगी। तो मैं ये थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन और कोविड-19 के पीरियड में इन तरह के प्रॉब्लम्स और कैसे मसाइल का सामना आपकी फाउंडेशन को करना पड़ा, और किस तरह से आपने उसे फेस किया। जी ये जो कोविड-19 का ये जो पीरियड है, या जो स्टार्टिंग में जो फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 था, इसमें जो कैंसर ट्रीटमेंट है ये बैक स्टेज पे चला गया था बिल्कुल भी, है ना। जहाँ तहाँ हर हॉस्पिटल में कोविड का इलाज हो रहा था, कोविड के टेस्ट हो रहे थे, तो ऐसे वक्त में जो कैंसर पेशेंट्स थे उनको कैंसर ट्रीटमेंट नहीं मिल रही थी, या उनको कोई ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं था, उनके पास पैसे नहीं थे, खाना पीना जो होता है 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा था। ऐसे वक्त में कैंसर एड ने, काफ ने पीछे नहीं रहे, और उन्होंने ऑफिस में सारे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को निभाते हुए हमारा मिशन हमने जारी रखा। अभी हम तो आ गए, पर पेशेंट्स कैसे आए, तो उसके लिए हमने क्या किया, हमारे फाउंडेशन में एक डिपार्टमेंट है, पेशेंट सर्विस डिपार्टमेंट, जो उनके कांटेक्ट में आया, उन्हें फ़ोन करके
पूछता रहा कि उनका क्या है, प्रोग्रेस क्या है, उनकी क्या ट्रीटमेंट चल रही है, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर जैसे ये ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं था, वैसे ही कुरियर सर्विसेज भी नहीं थे कि हम उनका रीइंबर्समेंट का चेक भेज सकें। तो ऐसे वक्त में हमने क्या किया, उन तक पहुंचने के लिए हमने हमारे जो चेक है हमारी टीम के द्वारा उनको हैंड डिलीवरी कर इतना किया। कई कई बार हमने तो खाना भी मतलब फूड डिस्ट्रीब्यूशन भी किया कई बार जो ज़रूरतमंद थे उन लोगों को। पर मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि ये जो कैंसर एड एंड रिसर्च फाउंडेशन काफ ये जो लड़ाई लड़ रहा है ये अकेले नहीं लड़ सकता। इसमें अगर हमारे सपोर्टर्स हैं, हमारे डोनर्स हैं, अगर ये आगे आए, काफ के साथ अगर हाथ मिलाएं तो बात कुछ और ही हो सकती है और बड़े पैमाने पे काम हो सकता है। या जिनकी आस और जिनकी उम्मीदें आपके फाउंडेशन से वाबस्ता है, उनकी काफ़ी कोविड के चलते कई लेक्चर्स अरेंज किए। जी हाँ, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट हाँ, था लॉकडाउन में मतलब physically मैंने जो नहीं, आपको physically बताया नहीं ये कर पाए। अवेयरनेस जो हमने किया, पर ये अवेयरनेस जो हमारा मिशन सहाय था या जो इन्फॉर्मेटिव टॉक थे ये हम बिल्कुल कर नहीं पाए। गैदरिंग ही नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं। तो हमने एक नई चीज़ शुरू की, हमको सारी चीज़ें जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट करनी पड़ी। और हमने क्या किया, हमने डॉक्टरों के लाइव लेक्चर्स अरेंज किए एवरी वेडनेसडे लॉकडाउन के फेज़ 1 से अब तक, और वो अभी भी जारी है, जिसमें सारे डॉक्टर्स जो हैं सारे अलग अलग टॉपिक्स जो है कैंसर के उस पर इंफॉर्मेटिव टॉक देते हैं। और उसमें ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी क्वेरीज और क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसका फ़ायदा सबको मिल रहा है। बहुत बड़ी बात है। पूरी दुनिया ने इस सिस्टम को अपनाया। जी जी, गवर्नमेंट के कुछ ऐसे उद्देश्य और इंटरेक्शन भी थे, और आपने अखलाकी तौर पर इस जिम्मेदारी को कबूल करते हुए अवेयरनेस और बेदारी के लिए जो बड़े डॉक्टर्स की खिदमत दी, ऑनलाइन आपने उनकी लेक्चर्स लोगों तक प्रोवाइड कराए, इसके लिए थैंक्स, शुक्रिया, बहुत बड़ी बात की है। शुक्रिया तो नहीं, हमारा काम ही ये है। फिर भी मैडम हौसला मिलता है जब लोगों की तरफ से थैंक्स मिलता है, तो ये विटामिन का काम करता है, मज़ीद स्प्रिट से काम करने की सलाहियत हमारे अंदर आती है। थैंक्स तो हमने आपको बोलना है, जो आपके ज़रिए आप एक सोर्स हैं जो हमारी बातें लोगों तक पहुँचेंगी। ज़रूर पहुँचेंगे, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। सर, आखिर में मैं ये चाहता हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम के नाज़रीन को इस पूरी एक्टिविटीज़ के ताल्लुक़ से क्या पैगाम आप देना चाहेंगे, क्योंकि हमें जहाँ तक मालूम है कि न सिर्फ कैंसर के ऊपर बल्कि आपकी कोशिश, आपकी सोच, आपकी निगाहें एजुकेशन पर भी हैं, और होनी भी चाहिए। इंसान की बुनियादी ज़रूरियात में जहाँ रोटी, कपड़ा और मकान है, वहाँ पर एजुकेशन और हेल्थ, ये भी इंटरनेशनल लेवल पर अभी इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में शामिल है, एजुकेशन और हेल्थ, और उसमें से आप हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं सर। तो आज के इस प्रोग्राम और इस टीवी के माध्यम से आप नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपके जो पेशेंट आपके यहाँ ज़ेर इलाज हैं, जो लोग देख रहे हैं, आपका स्टाफ है, आइए मीडिया आपके सामने है। सबसे पहले तो मौलाना असद, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके साथ आए बिलाल अंकल का, फिर हमारे फ़खरे आलम जी का, कि आज आपके माध्यम से हम हमारी बात लोगों तक की ये पहुँचा रहे हैं। और इस मीडिया के ज़रिए मैं सबसे पहले तो हमारे उन तमाम डोनर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अब तक के हमारा साथ दिए, जिनके साथ और जिनके सपोर्ट के चलते मैं आपको बताता चलूँ कि अब तक कि हमने 13,000 कैंसर पेशेंट्स का इलाज लगभग 19 करोड़ 50 लाख रुपए से भी ज़्यादा पैसों से हमने उनकी मदद की है। और ये सब तभी मुमकिन रहा है हमारे सपोर्टर्स और हमारे डोनर्स के चलते। तो मेरा तो सबसे पहले उनसे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी बताता चलूँ कि हमारी जो ख्वाहिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर पेशेंट्स की हेल्प करें, ये तभी मुमकिन है जब आप जैसे लोगों के ज़रिए, लोगों के ज़रिए बात आगे पहुँचे और लोग आगे हमारे सपोर्ट में आए, काफ के सपोर्ट में आए, जिसके चलते हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की मदद करें। वो एक कहावत है ना कि हैप्पीनेस डजंट कम्स बाय गेटिंग मोर, बट इट कम्स बाय गिविंग मोर। सो लेट्स ऑल टेक ए प्लेज, स्टैंड टुगेदर विद काफ and come join hands in this fight against cancer. Thank you. शुक्रिया, आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू सर। एक सवाल आपको कि जो डोनर है वो किस शक्ल में इनको डोनर अपना अमाउंट या किस शक्ल में पहुंचाए? बहुत अच्छी बात है, हमारी टीम के आप साथ में जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म है, हम तो कैश बिल्कुल नहीं लेते,
तो वो मैडम ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, काफ़ी मोड्स ऑफ पेमेंट है। लाइक हमारी वेबसाइट है, उसमें पेमेंट गेटवे है जिसमें ऑनलाइन डोनेशन दे सकते हैं। उसके बाद हमारे एड्रेसेस हैं, जो चेक भेज सकते हैं, चेक कुरियर कर सकते हैं, या अगर वो हमारी हेल्पलाइन पे फ़ोन करें तो हमारी टीम भी जाके कनेक्शन करती है जी। यहाँ मैं ऐसा बताता चलूँ कि हमारे मैडम ने जो अभी एक नया है, हमने एक प्लेटफॉर्म है दाना मोजो करके, जहाँ कैसा इंस्टेंट रिसिप्ट जनरेट होती है। यानी किसी को ये नहीं कि अभी मैंने डोनेशन दिया तो मेरी रिसिप्ट मेरे पास कब तक के पहुँचेंगे। हम चाहते हैं सामने वाला मुतमईन रहे कि उसने हमको डोनेशन दिया और यहाँ उसको रिसिप्ट जनरेट हो गई। जो पेमेंट गेटवे तो है हाँ, उसमें 2 है, एक सीसी एवेन्यू, एक दाना मोजो। अगर दाना मोजो से पेमेंट करते हैं तो उनको इमीडिएटली रिसिप्ट लेटर, टाइम्स लेटर चला जाता है, कंफर्मेशन मिल जाती है कि आपका पैसा हमारे तक पहुंच गया। तो उसमें कैसे कोई फ्रॉड ये वगैरह ये सब जो चीज़ें होती हैं ये नहीं हो सकती। तो उससे मैडम और ये आएगा, जो डोनर है उसको और हिम्मत होगी कि मेरा जो पैसा सही जगह पे जा रहा है, सिक्योर्ड रहता है। हाँ। जी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मतलब ये सारा डोनर्स की वजह से ही हमने इतने पेशेंट्स की हेल्प कर सके, और उम्मीद है कि आगे भी जब तक कि डोनर्स हमारा साथ देंगे, हम उम्मीद करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स की हेल्प करें। लेकिन ये मुमकिन तभी रहेगा जब आप लोग उसको आगे पहुंचाए बात को हमारी, और आप लोग भी कहीं अपील करें, आप लोग भी इस बात को आगे रखें कि एक ऐसी संस्था, एक ऐसा ट्रस्ट है जो तमाम लोगों की इक्वली बराबर से, जैसा मैंने आपको बताया, बिना किसी कास्ट के, बिना किसी रिलीजन के भेदभाव किए हम सभी की मदद बराबर से करते हैं। तो माउथ टू माउथ जब पब्लिसिटी होती है, आप भी कहीं बैठे तो इससे आप इसके बारे में बताएं, तो हम तो चाहेंगे कि हमारे पास जो भी पेशेंट आए हम उसको खाली हाथ ना भेजें, हम उसकी जितनी बनती कोशिश है हम अपने तरफ से मदद कर सकें उसकी। एक और ये कि आप दोनों चेयरमैन साहब और मैडम आप भी, कि लोगों को क्या बोलना चाहेंगे कि किस चीज़ की तरफ आप रहोगे तो कैंसर से बचे रहोगे? जैसे मैंने आपसे कहा ना कि जो हमारी लाइफस्टाइल है, हमारे लाइफस्टाइल पे अगर हम ध्यान दें, हमारी जीवन शैली पे हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कब उठ रहे हैं, हम कब सो रहे हैं, कितनी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कितना जंक फूड खा रहे हैं। अगर हम ये जंक फूड नहीं खाएं, टाइम पे एक्सरसाइजेस करें, और सबसे ज़्यादा कि अगर हम रेगुलरली चेकअप कराएं, तो जो हमारी फिटनेस है वो हमारे हाथ में है। हम इसका ख्याल रख सकते हैं, इसको दूर रख सकते हैं। किसी भी बीमारी को, कैंसर को ही क्यों, किसी भी बीमारी को हम दूर रख सकते हैं अगर रेगुलरली चेकअप कराएं। वो बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए। अभी बहुत हद तक तो हमको कोविड ने ये सिखा दिया है कि खुद की देखभाल करोगे तो तुम हिफाजत से सलामत रहोगे। तो और अभी आज के दौर में तो मैंने ये देखा हूँ कि अभी लोग सीख गए कि खुद की हिफाजत करोगे, खुद को हेल्दी रखोगे तो हर बीमारी से तुम अपने आप को महफूज रखोगे। एग्जैक्टली। तो वही चीज़ कैंसर पे इम्प्लीमेंट होती है। पर कैंसर कैसा है, क्या कोविड ने लोगों को सिखा दिया। अब ये चीज़ अगर लोग इम्प्लीमेंट पे रहेंगे तो इंशाल्लाह कोई भी बीमारी, चाहे वो कैंसर हो, टीबी हो, कोई भी हो, उससे वो बच सकेंगे। अपने आप को स्वस्थ रखिए, अपने आप को हेल्दी रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, हाइजीनिक फूड खाइए, बाहर के सब जो अनवांटेड स्टफ्स है, फूड्स है, उसको अवॉइड कीजिए, और अपने घर का बना हुआ अच्छा हेल्दी खाना खाइए। आप सभी चीज़ों से बचेंगे इंशाल्लाह। एहतियात इलाज से बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। एक इस्लामिक इज़म में एक मक़ूला भी है और एक प्रैक्टिकल भी है। सही। दुनिया में जितने भी वैक्सीनेशन किए जा रहे हैं वो बीमारियों के इलाज के लिए नहीं बल्कि बीमारियों से बचने के लिए है। एग्जैक्टली। वो सारी ऐसी ही बीमारियां हैं जिनका वैक्सीनेशन किया जाता है कि अगर वो बीमारियां हो जाएं तो उनमें से कुछ बीमारियां लाइलाज हैं और ज़्यादातर बीमारियां बहुत मुश्किल और बहुत महंगे इलाज वाली हैं। तो जैसा कि मैडम ने और आपने बतलाया है कि इसकी जो भी अलामात हैं तो जल्द से जल्द डॉक्टर से रब्ता किया जाए। पहले फुर्सत में इब्तदाई दिनों में अगर उसका डिटेक्शन हो गया, इलाज शुरू हो गया तो जिस्म में फैलने से, समाज में फैलने से पहले उसकी रोकथाम और उसका इलाज मुमकिन हो जाएगा। तो एहतियाती तदाबीर के तौर पर अवेयरनेस के लिए भी आप बड़े डॉक्टर्स की खिदमत हासिल कर रहे हैं मैडम, ये बहुत बड़ी बात है सर। और हम ये कोशिश करेंगे हमारे शहर में भी, हमारी एक्टिविटीज़ में भी। आज आम देख रहे हैं कि एक आम आदमी गुटखा खाता है, तंबाकू खाता है, और अक्सर कैंसर का, उनको गले का कैंसर हो जाता है या किडनी के नीचे कैंसर होता है। तो मैं ये भी चाहूँगा जो गुटखा और तंबाकू खाने वाले लोग हैं, आप लोग उनको भी थोड़ा सा ये करें कि आप इन चीज़ों से बचे रहें। और आलम भाई जो भारत शक्ति समाचार के जिस वक्त कैमरामैन है, इनका तो एक डायलॉग ही रहा है
कि गुटखा खाने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता, मतलब बूढ़ा होने से पहले ही वो एग्जैक्टली सही मौत के मुंह में चला जाता है। और ये प्रैक्टिकल है, ये देखने में भी आ रहा है। बड़ा अफसोस होता है कि नौजवान बच्चे जिनसे माँ बाप की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा, घर में उसके ज़रिए से खुशहाली आएगी, लेकिन वही जवानी के आलम में माँ बाप के लिए मुसीबत बन जाता है। कैंसर जैसी बीमारी अपनी लापरवाहियों, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब नोशी और बहुत सारी इसके शक्लें हैं नशे की, जो बड़ी तेज़ी से कैंसर की तरफ जाती हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा, और बहुत अच्छा लगा आप हजरात से, आप लोग वही काम कर रहे हैं, हम तो आपसे ही सुनने और सीखने आए हैं। जैसे अभी बिलाल साहब ने बोले कि अपने गुटखा, सिगरेट, इसका अभी एक मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक फ़ोटो वायरल हो रहा है बहुत सोशल मीडिया पे, आप लोगों ने भी शायद देखा होगा, जिसमें 4 सेलिब्रिटीज़ एक साथ खड़े हैं, जिसमें शायद बॉलीवुड के देवानंद, फिर राजेंद्र कुमार, यूसुफ राब, दिलीप कुमार और एक राज कपूर। और इन चारों सेलिब्रिटीज़ की फ़ोटो साथ में है और 3 जन के हाथ में सिगरेट है और दिलीप कुमार के हाथ में सिगरेट नहीं है। ये एक वायरल हो रहा है फ़ोटो, जिसके ताल्लुक से जस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। और दिलीप साहब आज भी ज़िंदा है, आज उनकी 89 या 90 प्लस की एज है और वो है, हयात है, ज़िंदा है। और बाकी जिनके हाथ में सिगरेट है वो आज हमारे बीच नहीं जी। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल को आप मतलब एग्जाम्पल से बेटर है, आप इसे कहें लेसन है, लेसन है लोगों के लिए, सीख है ये लोगों के लिए। बहुत अच्छी बात आपने ये की है, एक सीख है, सबक है, सामने सबक है हमारे लिए, सामने है लंबी। हाँ एग्जैक्टली जी, उनकी उम्र लंबी है, उनकी उम्र हमारे साथ लंबी है। और तीनों बेचारे जो सिगरेट पीते थे उनसे पहले ही वो, और ये जो गुटखा खाने वाले लोग हैं या जो ऐसा सब चीज़ें, लेकिन उनको उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि उनको आगे चल के उसके लिए कितनी तकलीफ होंगी। अगर वो कुछ फ़ोटोज़ जो कैंसर सर्जन जब ऑपरेट करते हैं या कुछ करते हैं, वो फ़ोटोज़ अगर आप उनको प्रैक्टिकली बताएंगे तो शायद उनका दिल भी एक दर्द से ये हो जाएगा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। लोगों में अवेयरनेस जितना लाओगे उतना लोग उस चीज़ को कम करेंगे। ये जो आजकल के युवा, जो यंग जनरेशन है, ये सिगरेट वगैरह शो ऑफ के लिए पीते हैं, ये स्टेटस समझते हैं इसको। वो ये नहीं समझते कि इसके बाद वो तो उसको झेलेंगे, मगर उनके बाद उनका परिवार इसे कितना झेलेगा। ये मानसिक ही नहीं, मतलब फिनेंशियल कितनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इस परिवार को। एटलीस्ट ये सोच के तो आज की जनरेशन इससे दूर रहे, ये मैं बोलना चाहूँगी। क्योंकि अगर किसी एक इंसान को कैंसर डिटेक्ट हो गया है ना, तो वो तो ऑलरेडी बीमारी में रहता ही है, लेकिन उसके साथ उसके परिवार के जो लोग रहते हैं, चाहे उसकी वाइफ हो, उसकी बहन हो, उसकी माँ हो, उसके घर के तमाम लोग उसके अंदर परेशान हो जाते हैं उसके साथ कि अब इसको हम कैसा इसका ट्रीटमेंट करेंगे, इसको कैसा हम इसका इलाज करेंगे, या इसका ये ट्रीटमेंट इतना महंगा है तो फिर कैसा होगा। तो ये जब किसी को डायग्नोस हो जाए ना कैंसर, तो वो एक अकेला सा ये नहीं होता है कि बीमार हो गया एक पर्सन है, उसके साथ उसकी पूरी फैमिली सफ़र करती है। तो इट्स बेटर अर्ली डिटेक्शन विल प्रिवेंट टू हेल्प यू फ्रॉम कैंसर। बिल्कुल सही बात। फाउंडेशन के सीईओ मैडम, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आप इस प्रोग्राम को बहुत करीब से और बड़ी कामयाबी से हैंडल कर रहे हैं, जैसा कि आपके चेयरमैन सर बार बार हमें बताते रहे हैं। खुशी हुई आज आपसे मिलकर के। आपसे भी हमें जानना चाहेंगे कि थोड़ा काफ के बारे में आप भी हमें बतलाएं और आपके फाउंडेशन का विज़न क्या है। जी, जैसे कि हमारे चेयरमैन सर ने हमसे आपसे कहा कि काफ जो कर रहा है, काफ का जो मिशन है, जो हेल्प करते हैं, उसके अलावा काफ जो है काउंसलिंग करता है। अभी मैं आपको बताऊं, काउंसलिंग सिर्फ कैंसर पेशेंट्स की नहीं करता। तो ये जो ट्रीटमेंट चलती है, ये जो कैंसर है वो बहुत डरावना है। तो ये ट्रीटमेंट के बाद सिर्फ एक पेशेंट उससे नहीं गुजरता है, उसका पूरा परिवार इससे गुजरता है। तो हम जो काउंसलिंग करते हैं वो उसके परिवार के सदस्य की भी करते हैं कि उन्हें इससे कैसे निकलना है, इसे कैसे फेस करना है। और कैंसर रेट जो है, जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है, उसमें मैं एक एक्टिविटी आपको बताना चाहूँगी ज़रूर कि काफ क्या कर रहा है। कैंसर एड एंड रिसर्च फाउंडेशन जो है, इतनी जो मेहनत कर रहा है, ये जो ट्रीटमेंट चलता है, इसके बाद एक स्टेज होता है सर्वाइवल के बाद का। तो सर्वाइवल के बाद इनके पास पैसे बिल्कुल नहीं बचते, क्योंकि ये जो खर्चा होता है बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं होता है। एक मिडिल मैन इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इनकी हालत जो है इसके बाद, जो ये मानसिक, मतलब ये घातक होता है, इससे गुजरने के बाद मतलब इसको कैसे फेस करना है, ज़िंदगी कैसे जीनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम पेशेंट्स लोगों को बुलाते हैं
उनको एक रोज़ी रोटी कमाने के लिए छोटी छोटी चीज़ें सिखाते हैं, जैसे पेपर बैग्स हुए, कैंडल मेकिंग हुआ, ये सब सिखाते हैं ताकि वो अपनी रोज़ी रोटी कमा सके, अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सके। और ये जो कैंसर का एक पेशेंट जब खुद अपने बारे में सोचने लगता है शायद अब मेरी लाइफ एंड हो जाए, खत्म होगी, जी तो उसकी ये मानसिकता, उसकी सोच, उसके माइंड में ये चीज़ बस गई है, जी उसको किस तरह से आप निकालोगे? एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि इसके बाद जो मैं आपको बताऊँ, हमारा जो विजन है, हाँ। हमारा विजन क्या है कि हम एक ऐसा विश्व बनाना चाहते हैं जो बिल्कुल कैंसर फ्री हो, जो एक डर के बिना हो। ये सर्वाइवल के बाद जो पीरियड होता है उसमें उनको जो डर होता है वो निकालने के लिए हम बहुत सी कोशिशें करते हैं। काम जो है बहुत मेहनत करता है, बहुत सारे इवेंट्स करता है, बहुत सारे कार्यक्रम करता है। उसमें हम इन पेशेंट लोगों को बुलाते हैं कि वो उनको प्रोत्साहित करते हैं कि वो इसमें हिस्सा लें, ताकि जो उनकी ज़िंदगी है वो एक उत्साह से भरी हुई हो। हमारा विजन ही ये है कि ये कैंसर फ्री वर्ल्ड, यही हम काम करते हैं, यही कोशिश करते हैं। बहुत बड़ी सोच है मैडम आपके फाउंडेशन की, थैंक्स, मुबारकबाद करेंगे। और आपकी सोच, आपके प्रोग्राम में आपको 100% कामयाबी मिले, इसके लिए हम दुआगो भी होंगे। हम अपने नाजरीन से भी यही कहेंगे कि फाउंडेशन की कामयाबी और जो आपकी सोच है कि कैंसर फ्री इंडिया हो जाए, ये बहुत बड़ा मिशन लेकर आप चले हैं, हम सब आपके साथ में हैं। असल में आपसे ज़ैबुल्ला साहब, चूँकि ये बीमारी इतनी डेंजर, इतनी डरावनी बना दी गई है और है भी, लेकिन ये काबिल इलाज है, नाकाबिल इलाज बिल्कुल नहीं है। फिर भी जब पेशेंट आपके पास आते हैं और उनके सामने उनका परिवार होता है, फैमिली होते हैं और बहुत से मसाइल होते हैं, उनको हैंडल करने में, उन तक इमदाद पहुंचाने में किस तरह के प्रॉब्लम्स और किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और उसे कैसे हल कर पाते हैं आप? देश भर में ना कई एनजीओ है और हर एनजीओ अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। ओके। हमारा एनजीओ जो है वो एक फील्ड कैंसर के ऊपर काम करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कैंसर एक काफ़ी महंगा इलाज है और हमें भी हमारे पेशेंट्स को हेल्प करने के लिए पैसों की ज़रूरत लगती है। जी। जिस तरह से एक ट्रस्ट को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत रहती है, वैसे ही हमें भी पेशेंट्स को हेल्प करने के लिए पैसों की ज़रूरत रहती है। हम चाहते हैं कि हमारे पास आए हुए हर पेशेंट को हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसों से मदद करें और हम वो कोशिश भी करते हैं, लेकिन कहीं डोनेशन की कमी की वजह से हम उस तरीके से और उतने लेवल तक के हम उनको नहीं कर पाते। हमारा जो सोच, हमारा इरादा यही रहता है कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसों से मदद कर सकें, लेकिन कई पेशेंट्स रहते हैं, बहुत सारे पेशेंट रहते हैं, हम उनको उतनी सोच तक के मदद नहीं कर पाते और उसकी वजह है कि डोनेशंस की कमी। तो हमारे रोज़मर्रा के टाइम में हम यही फेस करते हैं कि हमको अगर डोनेशन कम रहा तो हम ज़्यादा हेल्प कैसे कर पाएँ। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करता हूँ और कहता हूँ कि आप अगर जितना डोनेशन हमें देंगे तो हम हमारे तरफ से चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद कैंसर पेशेंट्स की करें और कोई भी पेशेंट को हम ऐसा नहीं भेजें कि नहीं आपका अधूरा रह गया या कुछ रह गया। हम चाहेंगे कि हम हमारे तौर पे हमारी तरफ से उसका मुकम्मल इलाज पूरा कर सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी सोच है आपकी। इसके साथ ही सर मुझे आप थोड़ा ये बताएं कि फ्यूचर में, मुस्तकबिल में आपका प्लान क्या है इस फाउंडेशन की तरफ से? अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या कैंसर के लिए कई लोग बाहर से आते हैं, कई पेशेंट्स आउट ऑफ स्टेट से आते हैं और जब हमारे पास आते हैं तो हम उनका बिना किसी रिलीजन, बिना किसी कास्ट के, बिना किसी के मतलब बोले ना कि कोई भेदभाव की, हम सबको इक्वली और सबको एक समान देख के सबकी बराबर मदद करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। अभी हमारे कई हॉस्पिटल से टाइप है, हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, हम हॉस्पिटल्स को हमारा जो चेक जाता है वो एक हॉस्पिटल के नाम पे जाता है। अभी कोई पेशेंट टाटा में इलाज कर रहा है, समझो कोई पेशेंट सैफी में कर रहा है, तो हम जब पेशेंट हेल्प के लिए आता है तो हम हमारा चेक कहाँ जाता है, तो एक हॉस्पिटल के नाम पे जाता है। हम किसी भी पेशेंट को कैश के जरिए मदद नहीं करते। ओके। जैसा पहले मैंने आपको बताया, हम हर चीज़ हमारा चेक से जाता है, फिर हम केमो के लिए मदद करते हैं तो वो भी हमारे चेक से जाते हैं। तो ये जब दूसरे हॉस्पिटल के नाम पे चेक जाता है तो फिर हमारा ऐसा इरादा है कि क्यों ना, पर ये तभी मुमकिन है जब हमारे डोनर्स, आप लोग जो इतना सा सोशल एक्टिविटीज़ में आगे रहते हैं, आप लोग अगर हमारी हेल्प करेंगे, डोनेशन ज़्यादा आएगा तो हम अपना एक हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। ओके।
जिसके चलते जो पेशेंट्स हम बाहर जाते हैं, जो अलग स्टेट से आते हैं, बाहर रहते हैं या दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं, तो उम्मीद है कि आगे वो हमारे हॉस्पिटल में ही हमारे डॉक्टर्स के सुपरविजन में ट्रीटमेंट रहेगा और बेहतर तरीके से हम उनका इलाज कर सकेंगे। तो हमारा आगे का प्लान तो इंशाल्लाह यही है कि हम अपना एक कैंसर हॉस्पिटल बनाएं जिसके चलते लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। बहुत बड़ा प्लान, बहुत बड़ी सोच है, अल्लाह ताला इसमें कामयाबी अदा करे। इतनी बड़ी एक्टिविटीज़ और सरगर्मी अंजाम यहाँ से दी जा रही है, तो जो प्लान है फ्यूचर का हॉस्पिटल का, कैंसर हॉस्पिटल, इसके लिए जिस तरह से भी मुमकिन हो सके नाज़रीन उसकी मदद, उसकी फ़िज़िकली मदद, माशी मदद ज़रूर करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया आज आपसे मिलकर के, आपकी टीम से मिलकर के, सीईओ मैडम से मिलकर, आपके नॉलेज को और आपके सरगर्मी एक्टिविटीज़ को देखते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है। हम अपनी टीम की जानिब से, भारत शक्ति समाचार की जानिब से, बिलाल गुजराती साहब की बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत बड़ा नाम है, आपकी तरफ से भी, मैं मेरी तरफ से भी आपको बहैसियत चेयरमैन कैंसर एड एंड रिसर्च फाउंडेशन के, और मैडम सीईओ हैं, मैडम नाम सविता नंदानी मैडम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के, बहुत खुशी हुई। हमारी हर तरह की कोशिश, हमारी दुआएं, हमारे थैंक्स आपके साथ में हैं। आगे बढ़ते रहें, करते रहें, अल्लाह आपके हाथों में शिफा दे। आपके जो मुआइन हैं, मददगार हैं, जो फाउंडेशन की हेल्प करते हैं, वो आपकी हेल्प करते रहें, मज़ीद हेल्प करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियां बचा पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के इलाज में आपका ताउन, आपके फाउंडेशन का हेल्प शामिल रहे। इसके लिए हम हमारे चैनल के माध्यम से जो भी मुमकिन होगा, जो भी कोशिश हो सकती है हाईलाइट करने के लिए, आपकी बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे लोग तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाकर भारत शक्ति समाचार सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।